बिहार में सबसे पहले बात करेंगे यूपी की सियासत की, जहां आज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव करने का प्लान कर रहे थे। मनरेगा बचाव के तहत कांग्रेस वर्कर अलग अलग जिलों से लखनऊ पहुंचे। जी राम जी बिल का विरोध हो रहा है। साथ ही योगी राज में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को भी प्रदर्शन का मुद्दा बनाया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा कूच की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने तैयारी की है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, आरएएफ की तैनाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जोरदार हंगामा इस वक्त सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। विधानसभा के बाहर कांग्रेस वर्कर्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई। कांग्रेस का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को लखनऊ आने से रोकने के लिए अलग अलग जिलों में रोका जा रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है ताकि कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को रोका जा सके। हालांकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त लखनऊ की सड़कों पर हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी यूपी को बर्बाद कर रही है। ये जो घेराव आप करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्यों विधानसभा का घेराव, जो विधानसभा के अंदर बैठकर ये पूरी तरीके से प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। योगी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठे वक्तव्य दे रहे हैं, झूठे भाषण दे रहे हैं और जनता लोगों को मरवा रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही, मनरेगा को कानून को समाप्त किया जा रहा है और फर्जी इनकाउंटर कराया जा रहा है। शंकराचार्य का अपमान, माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान, उनकी मूर्ति तोड़ी गई, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है, दालमंडी तोड़ रहे हैं। आप 600 साल पुरानी मजार एजीएमसी के अंदर आज वो तोड़ रहे हैं। ये क्या है? ये पूरी तरीके से आज पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। बुलडोजर, ये बुलडोज करने वाली सरकार है। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। आपने इजाजत नहीं ली है और विधानसभा सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पे नहीं जाने दी। नहीं, हमने सूचना इनको दे दिया था। अब वो उनको इजाजत देना न देना उनका काम है। हमने सूचना उनको दे दिया बकायदे और सूचना के साथ उनको अवगत करा दिया गया है कि आज ये निश्चित तौर से हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव करेंगे और हम आगे जाएंगे। इनका काम है रोकना, हमारा काम है जाना। हम बिल्कुल जाएंगे। प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर हमारे बहादुर बब्बर शेर कार्यकर्ता लड़ते भिड़ते। अब देखिए, हमारे बिजनौर से लेकर पश्चिम कोई जगह बाकी नहीं है, बलिया से लेके देवरी। अब अजय कुमार को आपने सुना। अजय ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप भी किया जा रहा है, लेकिन जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ ये हल्ला बोला जा रहा है। रुचि, अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस की चुनाव दर चुनाव बात करें तो कांग्रेस लगातार घटती जा रही है। 2022 में 2 सीटों पर सिमट गई थी। 2.3% वोट शेयर कांग्रेस का रहा था। ऐसे में 27 की तैयारी कितनी जरूरी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं के लिए? बता देखिए, इस समय यहाँ पर आप जो माहौल देखेंगी, ये बैरिकेड है, ये मॉल एवेन्यू कांग्रेस ऑफिस से निकलने का रास्ता है, विधानसभा जाने का है। उसमें आपको अजय राय बैरिकेड पे चढ़े दिखाई देंगे। जो आराधना मिश्रा है, जो विधायक है, वो आपको दिखेंगी। अविनाश पांडे जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो दिखेंगे। किशोरीलाल शर्मा जो अमेठी के सांसद हैं, वो आपको बैरिकेड पे चढ़े दिखेंगे। और पुलिस जो है नेताओं से कह रही है कि अब वो उतर जाए बैरिकेड से, लेकिन यहाँ कांग्रेसी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पूरी सड़क जो है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी कांग्रेस ऑफिस तक, ये कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आएंगे। तो अब जैसा कि यूपी में कांग्रेस की हालत है, इस समय सिर्फ 2 विधायक हैं कांग्रेस के विधानसभा में, और 1989 से यूपी में सत्ता से बाहर है कांग्रेस। तो इस तरह का जो जोश है कार्यकर्ताओं का, जो सड़कों पर उतरे हैं, जो लाठी भी खा रहे हैं, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि एक तरह का ये जो कार्यकर्ता जो बैठे हुए थे, सोए हुए थे, उनमें जोश भरेगा। और जो चुनाव आने वाला है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, ये जोश उस चुनाव में इसका फायदा होगा। तो कार्यकर्ताओं में फिलहाल लखनऊ की सड़कों पे काफी जोश दिखाई दे रहा है। पुलिस इनको आगे नहीं जाने दे रही, और सिर्फ यही नहीं, आगे जितने रास्ते हैं विधानसभा जाने के, सभी जगह पुलिस है, आरएएफ है, बैरिकेड्स है, और कांग्रेसियों को रोका जा रहा है। बहुत सारे कांग्रेसी यहाँ पे सड़क पे धरने पे बैठ गए हैं और वहाँ तो चढ़े ही हुए हैं बैरिकेड्स में। तो पुलिस के लिए मुश्किल काम है कि विधानसभा तो वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। तो इसलिए कांग्रेसियों को यहीं रोकने की कोशिश चल रही है फिलहाल।
बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और मुझे याद है रुचि, 2022 के चुनावों से ठीक पहले भी कांग्रेस ने इसी तरीके का माहौल बनाया था। बागडोर खुद प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में संभाली थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, सड़कों पर उतरकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी मुश्किल उत्तर प्रदेश में है वो उसका संगठन है, कमजोर पड़ता संगठन है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत कांग्रेस के लिए है। बिल्कुल, संगठन जब तक आप किसी भी पार्टी का मजबूत नहीं करेंगे, आप चुनाव में नहीं लड़ सकते, नहीं जीत हासिल कर सकते। जैसा आपने कहा, 2022 में इसी जो कांग्रेस ऑफिस है उसमें हमने देखा था कि प्रियंका गांधी आई थी, रात में 3-3, 4-4 बजे तक मीटिंग्स होती थी, अलग अलग लोगों को बुला के मीटिंग होती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था। बहुत जोश था कांग्रेसियों में और उनको ऐसा लग रहा था कि बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन चुनाव में वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, सिर्फ 2 विधायक जीते। लेकिन वो जो एक तरह का प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा था, एक तरह से घरों से निकाला था, वो उसके बाद ठप पड़ गया। उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ पर नहीं आई इस पार्टी दफ्तर में, तो पार्टी तो ऐसे नहीं चलती ना, चुनाव आज के टाइम पे ऐसे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रुचि आप। बीते 4 साल से मुझे ऐसा कोई प्रदर्शन कांग्रेस का याद नहीं कि सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया हो, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हो, लेकिन अब चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराना चाहती है, अपनी साथी समाजवादी पार्टी को भी बताना चाहती है, उन पर भी प्रेशर क्रिएट करना चाहती है। इसलिए अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आ चुके हैं और योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, आरएएफ और पुलिस की तैनाती है, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। तो ये सारी जद्दोजहद उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर की जा रही है। सड़क पर कांग्रेस का योगी के खिलाफ हल्ला बोल है, तो वहीं अखिलेश यादव एसआईआर के नाम पर योगी सरकार से लेकर चुनाव आयोग हर रोज इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। सपा विधायक आज लखनऊ में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। फॉर्म 7 में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। अखिलेश यादव लगातार फॉर्म 7 में गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहे हैं और इसे पीडीए के वोट काटने की साजिश बता रहे हैं। अखिलेश ने फॉर्म 7 को लेकर सवाल उठाए तो जवाब सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। चूंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला योगी वर्सेस अखिलेश यादव का है। योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं तो अखिलेश यादव फौरन उस पर रिएक्शन देते हैं और अखिलेश कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फौरन उसे ध्वस्त कर देते हैं। ड्राफ्ट रोल आने के बाद जमा किए गए फॉर्म 7 समाजवादी पार्टी 47, बीजेपी के 1729, लेकिन असली सवाल है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा कराए गए फॉर्म 1,28,000 हैं। ये कौन है, कौन काम कर रहा है एक्सरसाइज में? उसमें बहुत सारे नकली साइन है। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर यह वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है। 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने कि फॉर्म 7 यानी 3 प्रकार के फॉर्म दिए गए। फॉर्म 6 नाम चढ़ाने का, फॉर्म 7 नाम काटने का और फॉर्म 8 कोई संशोधन प्रस्तुत करना है, तो इन सबको लेकर देखिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया था। पहले इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, ड्यूरेशन को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और अब अखिलेश यादव फॉर्म 7 को लेकर हमलावर हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए बताते हैं कि पीडीए समाज का वोट इसके जरिए काटा जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात भी करेगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा
कहा कि सपा 2027 का चुनाव हार रही है, इसीलिए अभी से बहाने खोजे जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल को अगर कोई बात कहनी है तो एक दल के नाते आयोग के पास जा सकता है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम तो यही बात कह ही रहे हैं कि जितना चुनाव आयोग के द्वारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है उतना ही दूसरे राजनीतिक दलों को है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। 2027 हार रही है, इसलिए इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि कोई वोट काट दिया गया, कटवा दिया गया। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, बूथ पर दौड़ रहा है, और समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, उनके पास वर्कर है नहीं और उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका काम भाजपा थोड़ा ना करेगी। और अब प्रहार में यूपी की बात करेंगे मुंबई की, जहां फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग केस में चौंकाने वाले खुलासे हुए। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस की मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है और क्राइम ब्रांच की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की पूरी प्लानिंग जेल में हुई। सारी प्लानिंग बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जेल में बंद प्रवीण लोनकर ने की। प्रवीण लोनकर ने ही शूटर्स के लिए हथियार से लेकर पैसों का इंतजाम किया। आपको बता दें कि प्रवीण लोनकर शुभम लोनकर का भाई है, जो लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब मुंबई पुलिस प्रवीण लोनकर को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिससे बाद में पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जेल में रहकर उसने किस तरह साजिश को अंजाम दिया, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जो आरोपी, जो अपराधी जेल के अंदर बंद है, वो जेल के अंदर रहकर भी अगर अपने गुर्गों से संपर्क कर लेता है, अगर प्लानिंग कर लेता है, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने में सफल हो जाता है, तो फिर पुलिस या जेल में रहने का क्या फायदा उसका। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग दहशत पैदा करने के लिए की गई थी। शूटर्स ने पूरी प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी को शूटर्स ने आखिरी बार रेकी की थी। 15 से 20 जनवरी के बीच शूटर्स ने कई बार रोहित शेट्टी के घर पर रेकी की थी। इसके बाद शूटर 31 जनवरी को फिर मुंबई लौटे, वारदात को अंजाम दिया और ट्रेन के जरिए भोपाल होते हुए आगरा पहुंचे। इसके बाद ऋतिक नाम के शख्स ने शूटर्स को हरियाणा में पनाह दी, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद अब तक वारदात में इस्तेमाल पिस्टल तक बरामद नहीं हो पाई है। और इसलिए मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है रोहित शेट्टी के घर फायरिंग का, उस तक पुलिस कब और कैसे पहुंचेगी। 1 फरवरी 2026 को मूवी प्रोड्यूसर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस विषय में जुहू पुलिस स्टेशन में 126/26 एफआईआर रजिस्टर किया गया था। बाद में इस एफआईआर को मुंबई क्राइम ब्रांच के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया था। टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ ही में हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की मदद से हमने 7 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें जिस आरोपी ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी उस आरोपी का भी समावेश है। अब तक टोटल 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे की जांच खंडनी विरोधी पथक मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। राजेश कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। राजेश, पहली गलती तो ये है मुंबई पुलिस की कि जो शख्स जेल में बंद है, जो अपराधी जेल में बंद है, वो जेल में बैठकर अपने गुर्गों से संपर्क भी करता है और पूरी प्लानिंग भी रच लेता है। दूसरा फेलियर ये है मुंबई पुलिस का, इतने दिन इस घटना को बीत गए, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन जो वेपन यूज किया गया था, जो हथियार यूज किया गया था, वो अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। देखिए, इसमें एक और कमी जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो गिरफ्तारी हुई है, शूटर्स की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए भी मुंबई पुलिस को तकरीबन 16 दिन लगे। यानी कि जिस शख्स ने रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग की थी, जिसका नाम अब दीपक बताया जा रहा है, उसे पकड़ने में पुलिस ने 16 दिन का वक्त लिया और वो शख्स जो है वो कई दिनों तक मुंबई में, यानी कि हमले से पहले मुंबई में मौजूद था। बाकायदा रोहित शेट्टी के घर के आसपास देखा जा रहा था, वो रेकी कर रहा था। बावजूद इसके काफी वक्त लग गया मुंबई पुलिस को इस शख्स तक पहुंचने में। दूसरी अहम बात, प्रवीण लोनकर जो कि शुभम लोनकर का भाई है, शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है, फिलहाल फरार है। उसमें बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुख्य अभियुक्त है, उसका भाई है प्रवीण लोनकर, उसकी भी गिरफ्तारी बाबा सिद्दीकी मामले में हुई थी, वो फिलहाल जेल में है। अब पुलिस की जो जांच आगे बढ़ी है उसमें यह निकलकर सामने आ रहा है कि प्रवीण ने जेल में रहते हुए बहुत कुछ अंजाम दिया, यानी कि लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करवाई, हथियारों की व्यवस्था करवाई, साथ ही पैसे की व्यवस्था कराई। यही वजह है कि पुलिस अब प्रवीण लोनकर की भी कस्टडी जो है वो लेने की सोच रही है और उसके बाद जो है वो उस केस की परतें और
खोलने की सोच रही है, लेकिन जेल में रहते हुए अगर प्रवीण लोहरकर ये कर रहा है तो ये अपने आप में काफी चिंतनीय है, काफी परेशान करने वाली राजेश, बात फिर है। अपराधियों को पकड़ने का, उन्हें जेल में डालने का फायदा क्या है जब अपराधी जेल में रहकर भी अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं और बड़ी बड़ी साजिशों को रच देते हैं, अपने गुर्गों के साथ संपर्क में रहते हैं। शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शहर शहर मचे बवाल की। जी हां, गाजियाबाद के बिहारी नगर इलाके में हथौड़ों से मजार तोड़ने की तस्वीरें सामने आई। वीडियो में कुछ लड़के हथौड़ों की मदद से मजार को तोड़ते नजर आए। बताया जा रहा है कि मजार तोड़ने वाले लड़के हिंदू संगठन से जुड़े हैं और इनका आरोप है कि हिंदू बहुल इलाके में सड़क पर मजार क्यों बनाई गई। पुलिस भी वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में तो आ गई है, जांच में भी जुट गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में एक ऐसा इलाका जो हिंदू बाहुल्य इलाका है, यहाँ इस मजार को तोड़ा गया। बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय श्री राम भाइयों, ये पूरा हिंदुओं का इलाका है गाजियाबाद का, और यहाँ पे बीच में रोड पे ही मजार बना रखी है। ये हिंदुओं के क्षेत्र में इस तरह का मजार का कोई काम नहीं है, और हम इस तरह से गाजियाबाद जिले के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ भी ऐसा अवैध रूप से बनाया जाएगा, हम हाथ के हाथ तोड़ने का काम करेंगे और इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ना सिर्फ इस मजार को तोड़ा गया, बाकायदा एक वीडियो बनाई गई और इस वीडियो में अपने इस काम को सही ठहराते हुए ये शख्स बता रहा है कि कहीं पर भी अगर अवैध मजार बनाई जाएगी तो हथौड़ों से ऐसे ही मजार को तोड़ा जाएगा। अब क्या ये शख्स अपने आप को कानून समझता है, पुलिस से ऊपर समझता है, व्यवस्थाओं से ऊपर समझता है? ये सवाल है, इस पर पुलिस को काम करना चाहिए। फिलहाल हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मजार को तोड़कर समतल कर दिया है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई करने की चेतावनी लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से दी जा रही है। जो तर्क दिया गया है वो इतना भर है कि ये हिंदू बाहुल्य इलाका है और हिंदू बाहुल्य इलाके में मजार नहीं होनी चाहिए। अब इस मसले पर होना तो ये चाहिए कि अगर मजार से आपको आपत्ति है और अगर ये मजार आपको अवैध लगती है तो बाकायदा इसकी शिकायत आपको प्रशासन से करनी है। प्रशासन जांच करेगा और प्रशासन इस पर जरूरी कदम उठाएगा। लेकिन यहां तो युवा खुद ही हाथों में हथौड़ा लेकर पहुंच गए और इस पूरे इलाके को समतल कर दिया गया, मजार को तोड़ दिया गया। जय करो वीर बजरंगी, जय जय श्री राम बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी, जय जय श्री राम बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी। अब सोचिए, जिस वक्त ये मजार तोड़ी जा रही थी, अगर दूसरे पक्ष के लोग भी मौजूद होते और आमने सामने का टकराव होता तो माहौल कितना बिगड़ता। जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो पुलिस क्या कर रही होती है, ये सवाल है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ गाजियाबाद का मसला नहीं है, लखनऊ स्थित केजीएमयू में भी मजार विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन नाम के संगठन ने वाइस चांसलर और एक प्रोफेसर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी संगठन को लीगल नोटिस भेजा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि केजीएमयू में जो मजारें बनाई गई हैं उनको अवैध करार दिया गया है, बाकायदा उन पर नोटिस चस्पा किया गया है, इनको तोड़ने की बात कही गई है। लेकिन मजार से जुड़े हुए जो लोग हैं इन मजारों को अवैध मानने से इनकार कर रहे हैं और प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। असंवैधानिक रूप से या अवैधानिक रूप से संविधान को बालाए ताक रख के केजीएमयू प्रशासन ने जो 650 साल पुराने दरगाह हाजी हरमैन शाह के हुदूद को, उसकी बाउंड्री वॉल को जो मुनज़्ज़म किया, तोड़ा, इबादत खाने को, वज़ू खाने को, लंगर खाने को, और उसके ताल्लुक़ से हमने केजीएमयू वीसी के प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी और डॉक्टर के सिंह के खिलाफ नामजद जो है वो कंप्लेंट थाना चौक में दी है। और हमने साफ इसके अंदर दर्शाया है कि कानून का बोलबाला होगा। एक वक्फ में इंदराज संपत्ति जो कि स्टैचुटरी बॉडी है, उसकी संपत्ति को मुनज़्ज़म करने का अधिकार जो है वो केजीएमयू के पास नहीं है। ये वक्फ द्वारा मैनेज की जाती संपत्ति, इसमें अगर कोई भी कार्रवाई हो सकती है तो वो शासन और वक्फ बोर्ड करेगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर प्रहार में जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां आरसपुरा में जुवेनाइल होम से 3 कैदी फरार हो गए। फरार हुए नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक एहसान अनवर और मोहम्मद सनाउल्लाह शामिल हैं।
कैदियों ने फरार होने के दौरान पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। फिलहाल पुलिस फरार कैदियों की तलाश में जुट गई है। कैदियों के भागने के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नाबालिग कैदियों ने फिल्मी अंदाज में फरारी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने न केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया, बल्कि अंधाधुंध फायरिंग भी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।